हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस थे वो देखे थे, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन, फ्री रोटेशन बैरियर, ये सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन का यूज करते हुए स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करेंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हमने पढ़ा था, रेजोनेंस में पढ़ा था। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि तीनों इफेक्ट, मेजोमेरिक मतलब रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव, तीनों का यूज करते हुए अब हम लोग यहां पर देखेंगे इनके एप्लीकेशंस को। जैसे यहां पर देख रहे हैं कार्बोकैटायन दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इसके स्टेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना है। कार्बोकैटायन दिया गया है, सिमिलरली यहां कार्बोकैटायन 3 दिए गए हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। सिमिलरली यहां भी आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को नोट करें और नोट करने के बाद खुद से सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करता हूं, आप उससे मैच करेंगे। हाँ जी, तो आपने सॉल्व किया होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या देखना है, रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। चलो भाई यहां आते हैं। कहीं कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है सर, कहीं कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। प्लस चार्ज सिंगल डबल कहीं नहीं है, प्लस चार्ज के एडजेसेंट पे लोन पेयर कहीं नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है सर। फिर क्या देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन की इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन। तो प्लस चार्ज वाले कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे जाओ। कितने हाइड्रोजन है भाई यहां पर, 2 हाइड्रोजन। तो इसके पास कितने अल्फा एच हो गए, 2 अल्फा एच। प्लस चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे जाओ, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा एच हो गए, 2 अल्फा एच। प्लस चार्ज के एडजेसेंट कार्बन पे जाओ, एक ही हाइड्रोजन है सर, क्योंकि तो कार्बन तो 3 बॉन्ड पहले से बना चुका है, तो 1 अल्फा एच। क्या लग रहा है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें ज्यादा अल्फा एच होंगे कि जिसमें कम अल्फा एच होंगे? सर जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन सिर्फ और सिर्फ CCl3 शो करता था। तो यहां पर क्या देख रहे हो, 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक चीज तो कंफर्म है सर कि फर्स्ट एंड सेकंड आर मोर स्टेबल देन थर्ड। आप बोलो सर मेरा तो उल्टा ही आ गया, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल आ गया, क्योंकि आप सबसे पहले इंडक्टिव देख रहे होंगे। सबसे पहले आप क्या देख रहे होंगे, इंडक्टिव देख रहे होंगे कि सर प्लस चार्ज से पास में CH3, तो इसका प्लस आई सबसे ज्यादा। ये थोड़ा सा दूर हो गया तो इसका प्लस आई कम हो गया, इसका प्लस आई सबसे कम। तो आपका आंसर आया होगा 3 to 1। अगर ऐसा आया है तो गलत आया है। आप बोलो सर इंडक्टिव में तो यही बताया था, नहीं दिया था ये क्वेश्चन, देख लेना जाके। 1 and 2 आर मोर स्टेबल देन 3। 1 and 2 में देखा जाए तो सर यहां पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे यहां से इंडक्टिव की। हाइपर कंजुगेशन दोनों में सेम हो गया, तो यहां CH3 पास है तो ज्यादा प्लस आई, यहां CH3 दूर हो गया तो कम प्लस आई। यहां केवल प्लस आई है, हाइपर कंजुगेशन कम हो गया है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हाइपर कंजुगेशन था, इसलिए थर्ड को सबसे लास्ट में रखा। 1 and 2 में दोनों में हाइपर कंजुगेशन सेम है, तो अब हम इंडक्टिव देखते हुए आंसर देंगे। इंडक्टिव सेकंड का ज्यादा होगा क्योंकि प्लस चार्ज के पास में है, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, इज मोर स्टेबल देन थर्ड। दिस इज करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आते हैं यहां पर सेकंड क्वेश्चन। प्लस चार्ज से एडजेसेंट कार्बन ये है कि ये है कि दोनों है, दोनों है सर। 3 हाइड्रोजन यहां, 3 हाइड्रोजन यहां, टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात किया जाए तो यहां पर 6 अल्फा एच। यहां पर देखा जाए प्लस चार्ज के एडजेसेंट में कौन सा कार्बन है, ये नहीं सर, प्लस चार्ज से अटैच डायरेक्टली कार्बन ये एडजेसेंट पे है। 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां भी 6 अल्फा एच। यहां पर अगर देखा जाए तो प्लस चार्ज से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो यहां पर 9 अल्फा एच। रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है। एक चीज तो कंफर्म है सर कि थर्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब फर्स्ट और सेकंड में देख लो सर,
इनका अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो अल्फा हाइड्रोजन सेम है मतलब हाइपर कंजुगेशन दोनों का क्या हो गया जी, सेम हो गया। और जब दोनों का हाइपर कंजुगेशन सेम हो गया, अब इंडक्टिव पे जाएंगे, दो तरफ से CH3 का प्लस आई, तीन तरफ से C2H5 का प्लस आई, तो यहां प्लस आई ज्यादा लग रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। हमने पहले इंडक्टिव देखा या हाइपर कंजुगेशन सेम हो जाने के बाद इंडक्टिव देखा? आप बोलोगे सर हाइपर कंजुगेशन आपने पहले देखा, हाइपर कंजुगेशन दोनों में सेम हो गया, 6 अल्फा H 6 अल्फा H, तो उसके बाद इंडक्टिव देखा, तो इसमें तीन तरफ से प्लस आई लग रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल। तो 3 के बाद हो गया 2 और 2 के बाद क्या हो गया 1। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर CH3 अटैच्ड है ना, एक बार हाइपर कंजुगेशन की पहले बात कर लेना, इंडक्टिव डायरेक्टली मत जाना। एंड हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस, सो ऑर्थो पैरा पे कंसिडरेशन होगा और मेटा पे कंसिडरेशन नहीं होगा। सर ये मेटा पोजीशन है, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस आई। यहां पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा होगा सर, क्या लग रहा होगा बेटा, हाइपर कंजुगेशन। कितने अल्फा H, 3 अल्फा H। कितने अल्फा H, 3 अल्फा H। सर ये भी तो 3 अल्फा H था। अरे प्लस चार्ज के लिए ये हाइपर कंजुगेशन यूजफुल नहीं। रीजन क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। अब देखते हैं 3 अल्फा H यहां भी, 3 अल्फा H यहां भी। एक चीज समझ में आ गया सर, 1 and 3 आर मोर स्टेबल देन 2, क्योंकि 1 and 3 हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन देके प्लस चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे 1 and 3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां भी 3 अल्फा H, यहां भी 3 अल्फा H, दोनों में 3 अल्फा H है। बताओ अब क्या देखना होगा, हाइपर कंजुगेशन सेम हो गया तो इंडक्टिव, प्लस चार्ज के पास CH3 है, प्लस चार्ज से ये दूर CH3 है, इसलिए इस CH3 का प्लस आई ज्यादा लग रहा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब 1 इज मोर स्टेबल देन 3 इज मोर स्टेबल देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CD3 CT3 प्लस चार्ज से कौन सा पोजीशन है, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे हाइपर कंजुगेशन लगता है सर। यहां CH3 का हाइपर कंजुगेशन, यहां पर CD3 का हाइपर कंजुगेशन और यहां पर CT3 का हाइपर कंजुगेशन। बताना हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा होता है, H का। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के पास। कौन सा पोजीशन है प्लस चार्ज के लिए, सर मेटा पोजीशन। हाइपर कंजुगेशन होगा क्या, नहीं सर। तो क्या देखना होगा, प्लस आई। और इंडक्टिव किसका ज्यादा होता है, CH3 का कि CD3 का कि CT3 का, H का या D का या T का। सर इंडक्टिव जो होता है वो T का ज्यादा होता है। इंडक्टिव किसका ज्यादा होता है, T का ज्यादा होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल। क्या बात कर रहे हो सर, जब ये पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे होता तो ये CH3 ज्यादा। हाँ बेटा, क्योंकि यहां पर हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेबल होगा, तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। कार्बोकैटायन दिए गए हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है। तो आप इसे नोट करके पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद एक बार सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूं इन क्वेश्चंस को। ये सब जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो यहां पे नोट करिए। हाँ जी, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है सर, ये भी प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है और ये भी प्लस चार्ज रेजोनेंस कर रहा है। डिफरेंस क्या रहा है कि यहां पर CH3 का पोजीशन अलग अलग हो गया है। सर रिंग रहता तो हमें पता चल जाता कि ऑर्थो पैरा पे हाइपर कंजुगेशन लगता। बेंजीन रिंग तो है नहीं कि ऑर्थो पैरा हमें दिख रहा हो। सुनना बेटा, अच्छी तरह से मेरी बात को समझिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे इसकी CH3 पैरा पे है तो इसका हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ऑर्थो पे है तो हाइपर कंजुगेशन लगेगा, ये मेटा पे है तो नहीं लगेगा। ऐसा क्यों, या इसका मेजोमेरिक प्लस एम जो है वो पैरा पर लगेगा, ऐसा क्यों, मेटा पे क्यों नहीं लगेगा। तो सुनिएगा मेरी बात।
थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखा जाए यारो। ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड इधर की तरफ आएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहां पर प्लस आएगा। भाई रेजोनेंस करता है तो डबल बॉन्ड का एंड पोजीशन अफेक्टेड होता है, तो प्लस यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। सिमिलरली प्लस चार्ज यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। तो ये प्लस चार्ज है और यहां CH3 है, कार्बन पे प्लस चार्ज है और यहां पर CH3 है, तो क्या बताया था, हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये प्लस चार्ज यहां से यहां आया, और क्योंकि रेजोनेंस जब बन रहा है तो रेजोनेंस हाइब्रिड में प्लस चार्ज यहां भी रहेगा, और ये प्लस चार्ज हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर देखो तो यहां पर प्लस चार्ज आया है, यहां पर आया है क्या? नहीं। तो हाइपर कंजुगेशन हुआ है क्या? नहीं। तो रिंग है तो ये तो आपने याद कर लिया कि ऑर्थो पे और पैरा पे होगा हाइपर कंजुगेशन, ऑर्थो पैरा पे में जो मेरिक होगा। लेकिन यही अगर ओपन चेन दे दिया, सुनना मेरी बात को अच्छी तरह से, अगर यही ओपन चेन में कंपाउंड दे दिया तो फिर आपको देखना पड़ेगा इस तरह से प्लस चार्ज बना के कि प्लस चार्ज कहां कहां जाएगा? डबल बॉन्ड के एंड पोजीशन पे, एंड पोजीशन पे। और उसके बाद देखना पड़ेगा अगर कोई ऐसा ग्रुप आ गया कि उसका प्लस एम माइनस एम हाइपर कंजुगेशन लग रहा है कि नहीं। ये नहीं कि डायरेक्टली यहां पर इंडक्टिव लगा लोगे, डायरेक्टली इंडक्टिव लगाओगे तो CH3 सबसे पास किसमें है? यहां पर है सर। देखो सर 1 2 3 फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 थर्ड पोजीशन, 1 2 सेकंड पोजीशन। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड होना चाहिए था अगर हम डायरेक्ट इंडक्टिव लगा ले तो, और थर्ड के बाद सेकंड होना चाहिए था, और उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए था। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं है। प्लस चार्ज रेजोनेंस किया, कहां आया? एंड पोजीशन पे। प्लस चार्ज सिंगल डबल, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। प्लस चार्ज सिंगल डबल, प्लस चार्ज इधर चला, स्टार्ट एंड, बताया था एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, स्टार्ट एंड, एंड पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, स्टार्ट एंड, एंड पोजीशन। यहां पर हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है सर। प्लस चार्ज रेजोनेंस करके आया, स्टार्ट एंड यहां पर आया, स्टार्ट एंड यहां पर आया, स्टार्ट एंड यहां पर आया। अब देख लो CH3 का हाइपर कंजुगेशन कहां कहां लग रहा है? सर ये प्लस चार्ज पे लग रहा है, ये प्लस चार्ज पे लग रहा है, यहां कोई हाइपर कंजुगेशन CH3 का नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड जो होगा लिस्ट स्टेबल होगा। देख लो आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया। अब 1 एंड थर्ड में देखना है। फर्स्ट एंड थर्ड में देखो तो CH3 ये क्या है? दूर में है, और ये CH3 पास में है। दोनों का हाइपर कंजुगेशन सेम है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जस्ट लाइक रेजोनेंस, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। ये क्या होता है? डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो? दोनों का हाइपर कंजुगेशन सेम हो गया सर। अब जब सेम हो गया तो हमें इंडक्टिव देखना पड़ेगा। इंडक्टिव इसका पास में है तो ज्यादा लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज इनकरेक्ट आंसर। सर यहां पर क्या करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? पहले तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। स्टार्ट डबल, प्लस चार्ज रेजोनेंस करते, प्लस चार्ज सिंगल डबल, स्टार्ट पोजीशन डबल बॉन्ड, एंड पोजीशन, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा। प्लस चार्ज रेजोनेंस करते हुए प्लस चार्ज सिंगल डबल, स्टार्ट एंड यहां आएगा, यहां आएगा। प्लस चार्ज रेजोनेंस करते हुए स्टार्ट एंड यहां आएगा, स्टार्ट एंड यहां पर आएगा। प्लस चार्ज रेजोनेंस करते हुए स्टार्ट एंड यहां पर आएगा, फिर स्टार्ट एंड प्लस चार्ज रेजोनेंस करते हुए यहां पर आएगा। ये मैं रेड कलर से जो प्लस चार्ज बना रहा हूं ये समझ में आ रहा है ना? जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वहां वहां प्लस चार्ज आएगा। अब बात करते हैं, यहां पर कोई CH3 ऐसा नहीं लगा हुआ है सर, यहां पर ऐसा कोई CH3 नहीं लगा हुआ है, कोई ऐसा CH3 नहीं लगा हुआ। यहां पर CH3 लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है। हमें इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो चलो भाई देख लेते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है, इसका इंडक्टिव लग रहा है, और यहां पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। मतलब 2 and 4 आर मोर स्टेबल देन 1 and 3। एंड 2 और 4 में अगर देखा जाए तो ये दूर से प्लस आई, ये पास से प्लस आई, क्योंकि दोनों का हाइपर कंजुगेशन क्या हो गया बेटा? सेम हो गया। दोनों का हाइपर कंजुगेशन क्या हो गया? सेम हो गया। तो प्लस आई इसका पास से ज्यादा लग रहा है, तो 2 इज मोर देन 4। 1 3 में देखा जाए, 1 में कोई ऐसा CH3 ही नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 3 के बाद। दिस इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो अरे सेम क्वेश्चन तो है सर, इसके पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे। CH3 ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है, और इसमें OCH3 है। OCH3 का प्लस M इफेक्ट, इसका प्लस H इफेक्ट,
इसका जो लगेगा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो मेटा पे लगेगा नहीं, और इसका भी प्लस एच इफेक्ट। एक चीज तो समझ में आ गया सर, प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल, और इंडक्टिव सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा तो थर्ड इज लिस्ट स्टेबल। अब हमें 2 और 4 को रखना है। दोनों CH3, दोनों का हाइपर कन्जुगेशन सेम। अब इंडक्टिव देखा जाए, ये पास में है तो ज्यादा स्टेबल, मतलब 4 इज मोर स्टेबल देन सेकंड। हो गया आंसर। तो आप इसे नोट करें, नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे। तो वही कंसेप्ट बेटा, OCH3 ग्रुप है, लोन पेयर है सर। रिंग रहता तो समझ में आ जाता कि ऑर्थो पैरा पे है कि कहां है, लेकिन यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस प्लस चार्ज का हाइब्रिड में देखना होगा कहां कहां बनेगा, या प्लस चार्ज रेजोनेंस करके कहां कहां जाएगा। प्लस चार्ज सिंगल डबल, तो स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन यहां आएगा सर, यहां आएगा, यहां आएगा सर, यहां आएगा, यहां आएगा सर, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड यहां पर आएगा। अब देखना है कि कौन सा प्लस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखो लोन पेयर प्लस चार्ज एडजेसेंट, इसका प्लस एम लग रहा है सर। यहां पर प्लस चार्ज नहीं आ रहा है, इसलिए प्लस एम नहीं इसका लग रहा है, इसका प्लस एम नहीं लगेगा सर। अब प्लस एम नहीं लगेगा तो ऑक्सीजन OCH3 का क्या लगता है, OR का माइनस आई, तो यहां पर इसका माइनस आई, यहां पर इसका प्लस एम, सिमिलरली यहां पर इसका प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर और प्लस चार्ज एडजेसेंट पे आया है। अब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये लिस्ट स्टेबल हुआ। ये दोनों प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। 1 and 3 आर मोर स्टेबल देन 2। अब 1 and 3 का हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना होगा सर। प्लस एम यहां भी, प्लस एम यहां भी, दोनों का प्लस एम सेम है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है, मेजोमेरिक जो होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो जब मेजोमेरिक दोनों का सेम हो गया, अब हमें क्या देखना चाहिए, इंडक्टिव। और इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। ओरिजिनल स्ट्रक्चर में प्लस चार्ज यहां था, ये OCH3 यहां है, ये OCH3 आया यहां है। अब प्लस एम के साथ साथ माइनस आई भी लग रहा है। क्यों हम माइनस आई देख रहे हैं, क्योंकि प्लस एम दोनों का सेम हो गया। अब माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आई से ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी देखा जाए, माइनस आई की बात की जाए, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, प्लस चार्ज है, नहीं ये पास में है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल कर रहा है। तो इसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबल होगा। ये दूर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो थोड़ा कम खींचेगा, तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो 3 इज मोर स्टेबल देन 1 इज मोर स्टेबल देन 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो बहुत लोग गलत करेंगे बेटा। ऐसे क्वेश्चन अगर नीट में आए तो बहुत लोग गलत करेंगे। इस क्वेश्चन की बात कर लिया जाए, सेम क्वेश्चन OCH3 यहां भी है, OCH3 यहां भी है, और CH3 यहां पर दिया गया सर। वही चीज प्लस चार्ज, स्टार्ट एंड पोजीशन यहां आएगा, स्टार्ट एंड यहां आएगा, स्टार्ट एंड यहां पर प्लस चार्ज। अरे स्टार्ट एंड में जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना। अरे रेजोनेंस करने से डबल बॉन्ड का एंड पोजीशन अफेक्टेड होता है। ये प्लस चार्ज कहां जाएगा, अपने एंड पोजीशन पे, तो इधर चलना शुरू किया, रेजोनेंस करना, स्टार्ट पोजीशन, एंड, एंड पे प्लस चार्ज आया, स्टार्ट एंड पे प्लस चार्ज, इधर से रेजोनेंस शुरू किया, स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन, स्टार्ट एंड। तो सर यहां पर OCH3 का तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। यहां पर प्लस एम लगेगा, क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज को दे रहा है। यहां पर हाइपर कंजुगेशन प्लस एस लगेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल मेजोमेरिक से फर्स्ट, उसके बाद प्लस एच से कम इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है, ये खींच रहा है तो अनस्टेबल कर रहा है, तो सेकेंड लिस्ट स्टेबल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। ये सब कंसेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन। जैसे यहां पर मान लो कि OCH3 दिया गया है, यहां OH है, फिनॉल है,
यहां भी OH है, यहां पर भी OH है, और यहां पर भी OH है। ठीक है जी। यहां पर ले लिया गया CH3, यहां पर CH2CH3, इसी तरह से यहां पर CH, CH3CH3, और यहां पर C3CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। पूछा गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सुनना अच्छी तरह से। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, H+ है कि गया? गया सर, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। अब बताना इस CH3 का क्या लग रहा है, कौन से पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन, हाइपर कंजुगेशन लगेगा सर। और 3 अल्फा H है तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पर 2 अल्फा H है तो थोड़ा सा कम हाइपर कंजुगेशन, यहां पर 1 अल्फा H तो और कम हाइपर कंजुगेशन, कम इलेक्ट्रॉन दिया। और ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज को स्टेबल किया कि अनस्टेबल किया? तो आप बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन देके ये माइनस चार्ज को अनस्टेबल करेगा। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल, तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड वीक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए, यहां पर OH है, F है, यहां पर OH है और ये Cl है, OH है, Br है। शायद ये क्वेश्चन मैंने कभी बताया है। यहां पर OH है और I है। बेटा यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है इनका रेजोनेंस भी हो रहा है और इंडक्टिव भी हो रहा है। नेट इफेक्ट कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सबसे ज्यादा किसका? आयोडीन का। लेकिन याद रखिएगा इस एक्सेप्शन को, सबसे ज्यादा एसिडिक जो होता है पैरा ब्रोमोफिनॉल होगा इसमें। तो सबसे ज्यादा 3, सबसे ज्यादा कौन सा होगा एसिडिक? 3 के बाद अब ऑर्डर लिख लीजिए, सबसे ज्यादा -I, सबसे ज्यादा मतलब नेट इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन हो जाएगा? आयोडीन। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये आपको याद रखने का है, आप इसे नोट कर लें, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ के और भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। नोट करिए बेटा। हाँ बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O OH, बेंजोइक एसिड, और ये भी है बेंजोइक एसिड, लेकिन इसमें यहां CH3 है। दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? क्या पूछा गया कि बेंजोइक एसिड या ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड, दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तो क्या आंसर देंगे आप? सर CH3+I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन देगा तो सर ये जो कंजुगेट बेस बनेगा ना उसके माइनस चार्ज को बढ़ा देगा, तो ये लेस स्टेबल होगा, तो इसका मतलब ये कम एसिडिक होगा। सही आंसर है आपका। जो भी कंसेप्ट लगाया आपने सही कंसेप्ट लगाया है। भाई एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो H+ गया, माइनस चार्ज आया, इस कंजुगेट बेस जो माइनस चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है वो करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां की अगर बात करें, ये भी माइनस चार्ज बना और ये भी माइनस चार्ज बना। ये जो ग्रुप है COOH वो क्या कर रहा है? रेजोनेंस। ये भी ग्रुप है COOH, ये भी क्या कर रहा है? रेजोनेंस। पोलर पाई बॉन्ड, +M या -M? आप बोलोगे -M, तो इसका क्या लग रहा होगा? +M। मतलब ये -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये +M से इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
और प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस माइनस चार्ज को बढ़ाएगा कि घटाएगा? आप बोलोगे बढ़ाएगा सर, इलेक्ट्रॉन दिया जब तो माइनस चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा। यहां की अगर बात किया जाए तो CH3 ग्रुप में ये भी बल्कि ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन, दोनों में रिपल्सन हो जाएगा सर। और जैसे रिपल्सन होगा COOH ग्रुप अपने प्लेन को चेंज कर जाएगा। आप लोग सर CH3 भी तो चेंज कर सकता है। अरे भाई CH3 तो टेट्राहेड्रल ग्रुप ऐसे है, तो कितना भी चेंज करोगे तो वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये तो प्लेनर ग्रुप है ना बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 कार्बन। ये जब चेंज होगा ऐसे है अभी, तो इसके साथ रिपल्सन कर रहा है, ऐसे हो गया, कोई रिपल्सन होगा क्या? नहीं। तो अपने प्लेन को ही चेंज कर गया ड्यू टू रिपल्सन। ड्यू टू रिपल्सन ये क्या किया? प्लेन चेंज कर दिया। प्लेन चेंजेज ड्यू टू रिपल्सन, या आप बोल सकते हैं स्टेरिक क्राउडिंग। और सुनना, जब ये प्लेन ही चेंज कर गया और रेजोनेंस होने के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल, अभी ये पैरेलल p ऑर्बिटल थे, जब प्लेन चेंज हो गया, देखो अभी क्या था, ये पैरेलल p ऑर्बिटल, ये पैरेलल p ऑर्बिटल रेजोनेंस कर रहा था। अभी अपने प्लेन को ही चेंज कर दिया तो ये ऐसे हो गया। अब रेजोनेंस होगा क्या? नहीं। और जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो यहां पर प्लस एम माइनस एम का कांसेप्ट आएगा क्या? नहीं। तो इसका माइनस एम लगेगा क्या? नहीं। तो इसका प्लस एम लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। अरे भाई प्लस एम से ये इलेक्ट्रॉन देके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा था। क्यों? जो कंजुगेट बेस पे माइनस चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन देके प्लस एम से कम किया। कम किया कि ज्यादा किया? ज्यादा किया। प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दिया, इसे स्टेबल कम किया। जो माइनस चार्ज बना है कंजुगेट बेस, उसको कम स्टेबल किया। ये माइनस चार्ज जो कंजुगेट बेस बना है उस पे अब इसका प्लस एम नहीं लगेगा सर, प्लस एम नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ अब इसका जो मेजोमेरिक है वो नहीं लगेगा, तो बेंजीन का माइनस आई लग रहा होगा। यहां पर प्लस एम नहीं लगा तो यहां पर प्लस एम लगा तो ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। और यहां पर प्लस एम नहीं लगा तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल, क्योंकि प्लस एम इस माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है। तो यहां पर प्लस एम माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है तो ये लेस स्टेबल। यहां पर प्लस एम नहीं लग रहा है क्योंकि प्लेन ही चेंज कर गया, इसलिए क्या है? मोर स्टेबल। मतलब ये एसिड जो होगा मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा इस एसिड से। रीजन ड्यू टू ऑर्थो पे एक ग्रुप आ गया जिससे COH का प्लेन ही क्या कर गया? चेंज हो गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम क्या है? ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट क्या बोलता है बेटा? अकॉर्डिंग टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉन सब्स्टिट्यूटेड और मेटा सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बिकॉज if substitution at ortho position takes place, COOH changes its plane. If COOH changes its plane, then plus M effect of benzene ring not applied. तो इसका एक आपको असाइनमेंट मिलेगा जिसमें पूरी की पूरी कहानी लिखी हुई है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड स्टेटमेंट लिख लेते हैं ऑर्थो इफेक्ट का। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is more acidic than meta and para substituted, then meta para substituted, then meta para substituted benzoic acid and non-substituted benzoic acid also। मतलब ऑर्थो और पैरा पर सब्स्टिट्यूशन होगा उससे ज्यादा तो एसिडिक होगा ही, नॉन सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं भाई, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर देना है। बेंजोइक एसिड आ गया ना, COOH आ गया ना बेटा। ऑर्थो वाले को सबसे पहले पकड़ लो, सर ये ऑर्थो वाला है, ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ही होगा। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया? तो भाई सेकंड। अब उसके बाद जो कंसेप्ट आंसर आ रहा है उसे दे दो।
सर CH3 मेटा पोजीशन पे है तो इसका प्लस आई, ये पैरा पोजीशन पे है तो इसका प्लस H हाइपर कंजुगेशन, और इस पे CH3 ही नहीं है तो कोई इंडक्टिव नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन देने की नेचर नहीं। भाई H प्लस निकाला माइनस चार्ज, H प्लस निकाला माइनस चार्ज, H प्लस निकाला माइनस चार्ज, ये प्लस H से इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है, प्लस I से इलेक्ट्रॉन देके माइनस चार्ज को बढ़ा रहा है। यहां पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है सर। तो जब कोई ऐसा ग्रुप नहीं है तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो ही गया। अब इन तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस माइनस चार्ज को अनस्टेबल कर रहा है। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 1, 1 के बाद कौन आएगा 3, और 3 के बाद 4, क्योंकि 4 तो सबसे लिस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये आंसर हो गया 2 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, इन चारों का एसिडिक स्ट्रेंथ, सर COH है ना, पहले ऑर्थो वाले को पकड़ लो, ये ऑर्थो वाला है सर, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया 2। अब इन तीनों की बात करो, NO2 यहां ऑर्थो पे नहीं है सर, मेटा पे है, मेटा पे मेजोमेरिक नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई। ये पैरा पे NO2 है, इसका माइनस M, और यहां तो कुछ है ही नहीं। ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड था, सबसे ज्यादा एसिडिक, नॉन सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा सब्स्टिट्यूटेड, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो वाला। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा लो, NO2 माइनस M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बनने वाले कंजुगेट बेस को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। तो 2 के बाद 4, उसके बाद NO2 का माइनस आई, यहां तो कुछ नहीं लग रहा है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच के ये स्टेबल कर रहा है इस माइनस चार्ज को। H प्लस निकलेगा कंजुगेट बेस बनाओगे तो, ये माइनस चार्ज को माइनस आई से स्टेबल कर रहा है, मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 3, और सबसे लास्ट में आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, COH है सर, ऑर्थो वाले, ऑर्थो तो इसमें भी है सर, इसमें तो दोनों तरफ से ऑर्थो में आ गया, इसमें एक ही तरफ से है सर। एक चीज तो समझ में आ गया सर, सबसे ज्यादा एसिडिक तो ऑर्थो वाला ही होगा, मतलब ये तीनों ज्यादा एसिडिक होंगे, इसमें नहीं सब्स्टिट्यूशन है, ये सबसे कम एसिडिक, 4th इज लिस्ट एसिडिक। अब इन तीनों में अगर देखा जाए सर, दोनों तरफ से CH3 लग गया, तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा लगा, तो COH अपने प्लेन को चेंज कर गया, तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो सेकंड होगा। अब 1 और 3 में देखा जाए तो ये छोटा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, इसमें भी एक ही तरफ ऑर्थो पे, इसमें भी एक ही तरफ ऑर्थो पे। ये बड़ा ग्रुप है तो ये प्लेन को ज्यादा चेंज करेगा, तो ये ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगाया इससे, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4। तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है, अगर बेंजोइक एसिड दिया है तो सबसे पहले देखो कि ऑर्थो पे कोई ग्रुप है क्या, और ऑर्थो पे अगर ग्रुप है तो उसे सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन नॉन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। तो आप इसे नोट करें, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट। हाँ बच्चों, यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। क्या लिखना है, कार्बोकटायन स्टेबिलिटी। और इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। सर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है ना, तो OH का H प्लस निकालो, यहां माइनस आया, OH का H प्लस निकालो, माइनस चार्ज आया। जो माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, NO2 का क्या लगेगा, माइनस M। पैरा पोजीशन का NO2 ग्रुप, यहां भी क्या लगेगा, माइनस M। दोनों का माइनस M क्या हो गया, सेम हो गया। ये भी NO2, ये भी NO2, डिस्टेंस भी सेम है, डिस्टेंस नहीं भी सेम रहता तो NO2 डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, जो माइनस M है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं CH3 का, ये मेटा पे है तो मेटा पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, प्लस आई लगेगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन मेटा पे नहीं लगता। ये माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, इस माइनस चार्ज से ये मेटा पोजीशन पे है, ये माइनस चार्ज से ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसका हाइपर कंजुगेशन लगेगा सर, और हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है इंडक्टिव से, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिया, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर माइनस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा।
ये इंडक्टिव से कम इलेक्ट्रॉन दिया और कम इलेक्ट्रॉन दिया तो कम माइनस चार्ज बढ़ेगा, मतलब इस पे माइनस चार्ज ज्यादा, इस पे माइनस चार्ज कम। ये माइनस चार्ज ज्यादा तो इसका कंजुगेट बेस लेस स्टेबल, तो ये कम एसिडिक होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकंड का कम होगा। लेकिन ये आंसर गलत। देखो मैं इसलिए इसे ऐसे बताया कि तुम कंसेप्ट लगाते, जो अभी तक कंसेप्ट तुम पढ़े हो बेटा, तो यहां से ये गलत होना ही है। अब क्या करेंगे सर, ये आंसर तो हमारा गलत हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए। अब सुनना क्यों गलत हुआ। सबसे पहले तो बात करो, तुम यहां पर माइनस एम इफेक्ट लगा रहे थे, माइनस एम लगेगा कि नहीं लगेगा। अभी कुछ देर पहले हमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। देखो NO2 भी क्या है, COOH के जैसा ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप, और इस NO2 के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 एक बड़ा सा ग्रुप आ गया, CH3 एक बड़ा सा ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग हो गया। तो ये तो टेट्राहेड्रल ग्रुप है, टेट्राहेड्रल ग्रुप इसके चेंज होने से प्लेन कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये कैसा है, प्लेनर ग्रुप, तो प्लेनर ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज कर लेगा। क्यों, अपने यहां पर रिपल्सन से बचने के लिए अपने प्लेन को ही चेंज कर लेगा। जब प्लेन को ही चेंज कर लेगा, ये पाई बॉन्ड और अब ये पाई बॉन्ड एक प्लेन में रहेगा क्या, नहीं। जब प्लेन में ही नहीं रहेगा तो इनका रेजोनेंस होगा क्या, नहीं। तो इनका माइनस एम लगेगा क्या, आप बोलोगे कि नहीं। अब सर इनका सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लगेगा, जबकि यहां पर कोई ऐसा है नहीं, तो यहां पर इसका माइनस एम लगेगा। तो ये माइनस एम लगेगा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा तो माइनस चार्ज यहां रिड्यूस हो गया, इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू, इस इफेक्ट का नाम है SIR इफेक्ट। क्या नाम है, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मतलब स्टेरिक क्राउडिंग आ जाने के कारण रेजोनेंस जो था वो इनहिबिट हो गया, रेजोनेंस का होना रुक गया। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो आप देख रहे हो, जो इसके पहले आपने इफेक्ट पढ़ा था ऑर्थो इफेक्ट, वो भी एक तरह से SIR इफेक्ट ही है। उसमें भी क्या हुआ, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण रेजोनेंस रुक गया। तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप लाइक CH3, OCH3, ये सब क्या है, बल्की ग्रुप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ बल्की ग्रुप लाइक CH3, OCH3, BRI, रेजोनेंस ऑफ ए ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप। ये ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप है ना बेटा। अगर मान लो कि ये लीनियर होता, तो लीनियर होता तो कितना भी रोटेट करो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। और लीनियर में रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजोनेंस होता ही रहेगा। तो फर्क किसको पड़ेगा, टेट्राहेड्रल को भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना, ये टेट्राहेड्रल ऐसे ग्रुप आ गया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं सर। लेकिन हां, ये प्लेनर ग्रुप हो गया, तो ये ऐसे है और अब ये ऐसे है। तो ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप को लेकर ही ये SIR इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है। तो इसको लिखते हैं ना, स्टेटमेंट क्या बोलेगा, स्टेटमेंट ये बोल रहा है सर कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ और बल्कि ग्रुप, बड़ा ग्रुप होना चाहिए, लाइक CH3, OCH3, BR, I, रेजोनेंस ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर ग्रुप या प्लेनर ग्रुप इज इनहिबिटेड। It is called as SIR effect, steric inhibition of resonance effect। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। इस CH3 का क्या लग रहा होगा सर, इसके ऑर्थो पोजीशन पे है तो हाइपर कंजुगेशन, इस CH3 का मेटा पोजीशन पे है सर तो इंडक्टिव।
हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। गलत है आंसर। यहां पर सुनना बेटा, ये प्लस चार्ज ट्राइगोनल प्लेनर है, प्लस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर रेजोनेंस कर रहा था। भाई ये ऐसे था, ये दोनों CH3 आपस में क्या होने लगा, रिपल्सन। पहले देखो ये p ऑर्बिटल था प्लस चार्ज का, ये p ऑर्बिटल था, आपस में रेजोनेंस कर रहा था। अब ये अपने प्लेन को चेंज करेगा तो ये ऐसे हो गया, तो अब क्या ये दोनों प्लेनर है कि परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर। रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा। तो जब रेजोनेंस ही नहीं होगा तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन होगा क्या, नहीं होगा। अब क्या होगा सर, इंडक्टिव होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंडक्टिव। तो सर यहां पर प्लस चार्ज रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है क्योंकि प्लस चार्ज का प्लेन ही चेंज कर गया। तो हियर प्लस चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और यहां पर प्लस चार्ज रेजोनेंस तो कर रहा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, रेजोनेंस वाला प्लस चार्ज कि बिना रेजोनेंस वाला प्लस चार्ज? सर रेजोनेंस वाला प्लस चार्ज। तो कौन स्टेबल हुआ, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों, ये प्लस चार्ज रेजोनेंस करेगा क्या, नहीं। तो यहां पर लिख लेंगे कि प्लस चार्ज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में चलते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है, H प्लस गया -4, H प्लस गया -4। सर ये CN ग्रुप है तो यहां पर CH3 आ गया बड़ा ग्रुप, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि CN लीनियर ग्रुप है। लीनियर ग्रुप एक लाइन जैसा है, इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं लगता, तो इसका -M यहां लग रहा है, यहां भी -M लग रहा है। अब इंडक्टिव की बात कर लेते हैं, तो यहां पर इसका +I लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन, और यहां पर इसका +H इफेक्ट लगेगा। +H इफेक्ट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ये अनस्टेबल होगा, ये +I से कम इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेस स्टेबल होगा, मतलब ज्यादा स्टेबल इससे होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। तो ये था क्या, कौन सा इफेक्ट था बेटा, SIR इफेक्ट। इसे नोट करें। हाँ बच्चों, यहां पर पूछा गया कि इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है। अब देखिए आज ऐसे ऐसे कंसेप्ट आ रहे हैं जो आज के पहले जितने कंसेप्ट आप पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन करेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो ये सब कंसेप्ट बहुत जरूरी है। पूछा गया कि दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है। आप बोलो सर CH3 है ना, तो CH3 का +I तो इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो पोजीशन पे है तो हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो ये ज्यादा बेसिक। आंसर क्या आया, सेकंड इज मोर देन फर्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं है, होगा आंसर क्या, फर्स्ट इज मोर देन सेकंड। आंसर क्यों आया सुनिएगा। बेसिक मतलब H+ लेना और एसिडिक मतलब H+ देना। तो जिसको H+ लेने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी वो ज्यादा अच्छा बेस होगा। ये N का लोन पेयर इस H+ को लिया, ये N का लोन पेयर इस H+ को लिया। कैसे लिया होगा, अपना लोन पेयर देकर। भाई यहां पर NH2 था, इसके पास लोन पेयर था, H+ आया, H+ को ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे दिया। N ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज, H ने लिया तो इस पे माइनस चार्ज, और पहले से प्लस चार्ज तो था ही H+, तो प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल। इस कंपाउंड का नाम है एनिलीन, एनिलीन से बन गया एनिलीनियम। ये भी H+ लेगा तो क्या बन जाएगा, ऑर्थोमिथाइल एनिलीनियम। अब सुनने का बेटा, सर यहां कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहां पर CH3 ग्रुप एक बल्कि है और ये भी बल्कि ग्रुप, दोनों में रिपल्सन हो रहा होगा। जब दोनों में रिपल्सन होगा, H+ आने से रिपल्सन हो रहा है, H+ नहीं होता तो NH2 होता तो रिपल्सन नहीं होता। तो H+ के आ जाने की वजह से यहां पर रिपल्सन होने लगा, और ये रिपल्सन होने की वजह से ये अपने प्लेन को क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। लेकिन कोई फायदा ही नहीं है सर, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 टेट्राहेड्रल, कितना भी चेंज करो, कितना टेट्राहेड्रल हो या लीनियर हो, कितना भी घुमाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
तो प्लेन चेंज करने से भी कोई कहानी नहीं बनी। तो फिर क्या बोलेगा कि भाई H प्लस तू जा, ये H प्लस को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेज देगा कि H प्लस के आने से रिपल्सन हो रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्यों चाहेगा कि H प्लस ले? नहीं चाहेगा, तो ये H प्लस को वापस लौटा देगा, जबकि ये H प्लस को ले लेगा। H प्लस को लेना बेसिक कैरेक्टर कहलाता है, H प्लस को देना एसिडिक कैरेक्टर कहलाता है। तो इसको H प्लस लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसको H प्लस लेने की टेंडेंसी कम है। क्यों? H प्लस को लौटा दे रहा है ड्यू टू रिपल्सन। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक ड्यू टू SIP इफेक्ट। अगर एनिलीन के ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन है तो उसका प्रोटोनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, H प्लस के एडिशन को प्रोटोनेशन, तो यहां पर प्रोटोनेशन क्या हो गया? डिफिकल्ट हो गया। इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड। मेटा से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो इससे पहले इफेक्ट का नाम लिखते हैं SIP इफेक्ट। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन due to presence of bulky group at ortho position of aniline protonation is inhibited. It is called as SIP effect. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? SIP इफेक्ट बोलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एनिलीन प्रोटोनेशन इज इनहिबिटेड, इट इज कॉल्ड एज SIP इफेक्ट। और SIP इफेक्ट क्या बोलता है भाई? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा पैरा से कम होगा, मेटा से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। चाहे तो कॉपी पे नोट कर ले कहीं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बेसिक ही होता है, लेस बेसिक देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बट पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बट इट मे बी मोर और लेस बेसिक देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। ठीक है, बट इट मे बी मोर और लेस बेसिक देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अब ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको क्या करना है? इसका बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ऑर्थो और पैरा की। तो ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ये ज्यादा होगा। ये क्या होगा? ज्यादा होगा। CH3 का यहां पर क्या लग रहा है? +H हाइपर कंजुगेशन। यहां पर CH3 का क्या लग रहा है? +I इंडक्टिव। अब अगर हम बात करें बेसिक स्ट्रेंथ का, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। लो भाई, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, फोर्थ सबसे ज्यादा। ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फोर्थ के बाद थर्ड। यहां पर सर SIP लगेगा, SIP से कम ये बेसिक हो जाएगा। तो एनिलीन क्या हो गया? अभी आपने देखा एनिलीन इज मोर बेसिक देन दिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? उसके बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। दिस इज करेक्ट आंसर। अब देखो NO2 ग्रुप आ गया। सर यहां पर ये -M ग्रुप है, SIP इफेक्ट लगेगा। एक चीज तो समझ में आ गया, यहां -I है, यहां पर -M है, यहां पर -M है और साथ में SIP इफेक्ट भी लग रहा है, ये कम है। तो सबसे ज्यादा तो फर्स्ट ही होगा, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो कम से कम नहीं है। उसके यहां -M भी है,
और साथ में SiP भी है, यहां पर -I है, यहां पर -M है, तो जो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, भाई बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, अगर n के पास लोन पेयर है, हम और इलेक्ट्रॉन दे दें तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच ले तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो इसमें कोई खींचने वाला नहीं है, तो सबसे ज्यादा बेसिक। अब इन तीनों में देखा जाए तो ये दोनों का -M है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसका -I है तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा बेसिक। तो 1 के बाद हो गया 3। अब 4 और 2 में कंपैरिजन करना है बेटा, 4 में सिर्फ और सिर्फ -M से इलेक्ट्रॉन खींच के बेसिक स्ट्रेंथ कम कर रहा है, यहां तो -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, साथ साथ में SiP भी लग रहा है, और इसका -I से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि पास आ गया, तो ये क्या हो गया, ये कम बेसिक हो गया। तो 1 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 1 3 4 2। अब इसमें देखते हैं, यहां पर NH2 है, यहां ऑर्थो है, इसका +M लगेगा सर, यहां पर -I लगेगा सर, और यहां पर +M लगेगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा +M, लेकिन ये सर +M तो लग रहा है, साथ में ऑर्थो इफेक्ट, यहां पर SiP इफेक्ट लग रहा है, इसका इसलिए कम होगा। तो अगर सब में कंपैरिजन किया जाए तो CH3 का +M सबसे डोमिनेट यहां पर है। सर यहां पर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां SiP भी लग रहा है, तो सबसे ज्यादा 4th, सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, 4th। इसका यहां पर क्या लग रहा है बेटा, -I, क्या लग रहा है, -I, यहां पर +M है, लेकिन साथ साथ में क्या लग रहा है, यहां पर SiP भी लग रहा है, साथ साथ में क्या लग रहा है, यहां पर SiP भी लग रहा है। तो 4 के बाद कौन सा हो जाएगा, 1, 4 के बाद कौन सा हो जाएगा, 1। अब हमें बात करनी है 2 में और 3 में, किसमें, 2 में और 3 में। तो इसका SiP लग रहा है, +M लग रहा है, लेकिन इसका क्या लग रहा है, -I लग रहा है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा और ये क्या होगा, कम बेसिक होगा। तो 4 1 के बाद 2 3। भाई देखिए एक चीज फिर से समझ लेते हैं, यहां ऑर्थो और पैरा में रिलेशन दिया गया है कि ऑर्थो और पैरा में पैरा सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो से ज्यादा होगा, मेटा से उसका क्या रिलेशन है ये नहीं बोला गया है, मेटा से इसका क्या रिलेशन है ये नहीं बोला गया। तो मेटा से ज्यादा भी हो सकता है, मेटा से कम भी हो सकता है। इस केस में देख रहे हो कि मेटा से ये ज्यादा बेसिक है, मेटा से ये कम बेसिक है, और इस केस में क्या देख रहे हो कि मेटा से ज्यादा बेसिक है। मतलब अगर ग्रुप जो है, कोई भी ग्रुप है, सुन लो बेटा, ये एक कंसेप्ट यहां पर दे रहा हूं, एनी ग्रुप के लिए, कोई भी ग्रुप हो, दुनिया का कोई भी ग्रुप हो, हम ऑर्थो और मेटा में यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, ऑर्थो और मेटा में कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रुप हो, यहां पर देख लो, यहां पर ये भी है और ये भी है, तो मेटा इज मोर देन ऑर्थो होता है, कोई भी ग्रुप, फॉर एनी ग्रुप मेटा इज मोर बेसिक देन ऑर्थो। लेकिन +M ग्रुप अगर आ जाए तो ऑर्थो इज मोर देन मेटा, ये हमेशा याद रखने का। SiP में कोई भी ग्रुप है तो सर मेटा और ऑर्थो में जो रिलेशन होगा, मेटा इज मोर बेसिक देन ऑर्थो, देख लो, मेटा इज मोर बेसिक देन ऑर्थो, थर्ड इज मोर देन सेकंड, थर्ड इज मोर देन सेकंड। -M ग्रुप है, थर्ड इज मोर देन सेकंड। लेकिन +M ग्रुप अगर आ गया तो सेकंड इज मोर देन थर्ड हो जाएगा, सेकंड इज मोर देन थर्ड हो जाएगा। तो ये था SiP इफेक्ट, इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, GOC नियरली खत्म होने को है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन या पॉसिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी भी इसे बोल सकते हैं, फिजिबल। चलिए, पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, पॉसिबल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लायक है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि रिएक्शन कोई भी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा।
मैं लेस स्टेबल हूं, मोर स्टेबल तक जाना है, जाना चाहूंगा कि नहीं? आराम से जाऊंगा। लेकिन पहले से मोर स्टेबल हूं, लेस स्टेबल की तरफ जाना चाहूंगा क्या? नहीं। तो यहां पर देखो Cl पे माइनस चार्ज है और इधर आए रिएक्शन में तो Br पे माइनस चार्ज आया। भाई Cl पे माइनस चार्ज है तो इसको इसका H प्लस मिल गया तो HCl बन गया और Br पे क्या आ गया? माइनस चार्ज। पूछा गया कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। क्या पूछा गया? कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सुनना अच्छी तरह से बेटा, Cl माइनस और Br माइनस दोनों पीरियड में है कि ग्रुप में है? आप बोलोगे कि दोनों के दोनों सर एक ग्रुप में है। और ग्रुप में कौन सा फैक्टर होता है? साइज। और बड़े साइज पे चार्ज ज्यादा स्टेबल। तो ये है सर मोर स्टेबल और ये जो है लेस स्टेबल। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना चाहेगा सर, रिएक्शन फिजिबल है, रिएक्शन हो रहा है। हो रहा है वर्ड को हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? फिजिबल, पॉसिबल। यहां पर रिएक्शन हो रहा है, होगा। दिस रिएक्शन इज फिजिबल। इस रिएक्शन की बात करें Br माइनस Cl माइनस, दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल। मोर से लेस जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा सर, नॉट फिजिबल। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। यहां की बात कर ले I माइनस Br माइनस, ग्रुप में है सर I माइनस, बड़ा साइज, मोर स्टेबल। ये मोर का मतलब मोर स्टेबल, लेस का मतलब लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ कोई जाना चाहेगा क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? नॉट फिजिबल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए N पे माइनस C ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस, N की EN 3.0 और C ट्रिपल बॉन्ड C की EN मैंने बताया था 3.25। मोर EN पे माइनस चार्ज, मोर स्टेबल। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना चाहेगा क्या? हां सर, ये क्या था? लेस स्टेबल। और ये क्या है? मोर स्टेबल। लेस से मोर जाना चाहेगा क्या? जाना चाहेगा सर। दिस रिएक्शन इज फिजिबल। यहां की बात करें CH3 पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। C पे माइनस चार्ज, ये O पे माइनस चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कहां है? पीरियड में। पीरियड में फैक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये कार्बन पे माइनस चार्ज लेस स्टेबल, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज मोर स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर माइनस चार्ज मोर स्टेबल। रिएक्शन क्या है? ये फिजिबल। दिस इज कॉल्ड एज फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन होंगे, जो नहीं फिजिबल है वो रिएक्शन नहीं होंगे। ये रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा सर। नॉट फिजिबल नहीं होगा सर। ये रिएक्शन फिजिबल है, होगा सर। ये रिएक्शन फिजिबल है, होगा सर। फिजिबिलिटी का मतलब होना, उस रिएक्शन का होना। अब देखो, दिस इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट। इसका नाम क्या है? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट को कोई एसिड है, एसिड ही H प्लस देता है ना। यहां पर Br माइनस को H प्लस कौन दिया था? HCl। Br माइनस को लेकिन दे पाया था क्या? नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही फिजिबल नहीं था। ये फिजिबल था। यहां पर Cl माइनस को कौन H प्लस दिया था? HBr, तो HCl बन गया था। तो HCl, HBr यहां पर कैसा बिहेव किया? H प्लस इसको दिया, H प्लस देने वाला एसिड, तो ये एसिड जैसा बिहेव किया। तो ये है बाइकार्बोनेट। किस चीज का? सोडियम प्लस है तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको किसी ने एसिड ने H प्लस दिया, कोई एसिड है जो H प्लस दिया। H प्लस दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, यहां पर OH, और ये O माइनस H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा? OH। याद रखना एक कंसेप्ट, एक कार्बन पे 2 OH जो होता है अनस्टेबल होता है और क्या निकल जाता है बाहर? H2O। ये कंसेप्ट याद रखने का। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल, H2O निकल गया, क्या बन जाएगा? भाई एक बॉन्ड ये फ्री हो गया, ये बॉन्ड फ्री हो गया, तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा? CO2। अब सुनना भाई, ये रिएक्शन फिजिबल था। ये इसको अपना H प्लस दे रहा था, ये अपना H प्लस इसको दे रहा था। ऐसा थोड़ा है कि HCl अपना H प्लस Br को दे रहा था, नहीं, ये अपना H प्लस दे रहा था। तो ये कैसा एसिड होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये अपना H प्लस इसको नहीं दे पा रहा है, रिएक्शन पीछे की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये कैसा एसिड है? वीक एसिड।
अब यहां से ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और यहां ये क्या बना, वीक एसिड बना। दो कंसेप्ट मिले, कोई भी रिएक्शन लेस स्टेबिलिटी से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट, कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाता है। दो कंसेप्ट मिले, रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, और दूसरा कंसेप्ट जो रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगा। मतलब कोई रिएक्शन, यहां लिख रहा हूं, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएगा और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाएगा। यह हमेशा याद रखना बेटा। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड। अब देखना, यहां पर मैं दो चार बातें बोलूंगा। क्या क्या बोल रहा हूं सुनना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H+ देके एक वीक एसिड का फॉर्मेशन करा देता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपना H+ किसको देकर, ये माइनस चार्ज क्या है, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मतलब बेस। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड किसी बेस को H+ देके एक वीक एसिड का फॉर्मेशन करा देता है। तो ये माइनस चार्ज बेस है, ये माइनस चार्ज क्या है, बेस है। तो ये एसिड कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड इससे होगा तभी तो H+ दे पाएगा। देखो ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड बनाया। HBr क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तभी तो ये वीक एसिड बना पाया। मतलब HBr और HCl की अगर बात किया जाए तो जो बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो बनेगा वो वीक एसिड होगा। भाई बनाने वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और बनने वाला क्या होगा, वीक होगा। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं किसी को करोड़ रुपया दे सकता हूं क्या, करोड़पति बना सकता हूं क्या, नहीं सर, क्योंकि बनाने वाला तो हमेशा बड़ा होता है। आप किसी को 100 रुपया दे सकते हो, किसी को 1000 रुपया दे सकते हो, 50,000 रुपया दे सकते हो, लेकिन किसी को 2 लाख रुपया नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपके पास 1 लाख रुपया है। तो जो बनाने वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बनने वाला होगा वो वीक होगा। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, फिजिबल है, जब ये कैसा हो, बनने वाला एसिड कैसा हो, वीक हो, और ये कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब सुनिएगा बेटा, इस एसिड से H+ निकाला तो ये कंजुगेट बेस बनेगा, जिसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड जो इस एसिड से स्ट्रॉन्ग है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को H+ देके ये एसिड बना देगा, और ये एसिड अपना H2O निकाल के CO2 देगा प्लस H2O देगा। इस एसिड का नाम है बेटा कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड। क्या कंसेप्ट बना, एसिड which is stronger than carbonic acid, an acid which is stronger than carbonic acid with sodium bicarbonate gives CO2 gas। जो अब इससे वीक एसिड रहेगा तो ये एसिड बना पाएगा क्या, नहीं। मतलब कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस देगा क्या, नहीं देगा। तो यहां से कंसेप्ट बना, द एसिड विच आर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड गिव्स CO2 गैस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, विच इज कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये एसिड जो होना चाहिए, एसिड मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, तभी CO2 गैस मिलेगा। यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, एसिड जो ये लिए हैं वो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, देन CO2 ऑब्टेन, अदरवाइज नॉट। तो इसको लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लो। हाँ बच्चों, तो कंसेप्ट क्या आया, द कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3। कार्बोनिक एसिड से जो ज्यादा एसिडिक होगा
वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस देगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब इसमें से एक आप देख रहे हो कि एक यहां पर लिखा हुआ है ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का। सबसे ज्यादा HClO4, उसके बाद स्क्वायरिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये क्या है? H2CO3। इसी को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। मतलब ये सब ज्यादा एसिडिक है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस देगा। मतलब इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ये सब जो है गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये CO2 गैस देंगे और ये देगा क्या? नहीं देगा, डज नॉट गिव। डज नॉट गिव। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये सब मॉलिक्यूल जो रेड से लिखे हुए हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा और ये सब देंगे क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है? ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, जो टेबल में लिखवाया था मैंने। सबसे पहले कौन सा था? HClO4। उसके बाद क्या था? स्क्वायरिक एसिड। इस तरह से मैंने ऑर्डर लिखवाया था। सल्फोनिक एसिड, देन पिक्रिक एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइनाइट्रोफिनॉल। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड दुनिया के हैं सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं। ऐसे कंपाउंड जो H2O से ज्यादा एसिडिक है, H2O से ज्यादा एसिडिक है, वो सॉल्युबल होते हैं NaOH में। वो NaOH के साथ क्या है? सॉल्युबल होते हैं। या ये बोल सकते हैं कि NaOH के साथ क्या देंगे? H2O, और गिव्स H2O विथ NaOH। यही तो कंसेप्ट चल रहा है। NaOH से कोई एसिडिक है तो NaOH से एसिडिक है तो H+ देगा OH- को, तो OH- को H+ देगा तो क्या मिलेगा? H2O। तो ऐसे कंपाउंड जो H2O से ज्यादा एसिडिक है NaOH के साथ H2O देंगे या NaOH में सॉल्युबल होंगे, दोनों करेक्ट है। एक्सेप्ट CH4 एंड C2H2 एंड C2H4। CH4 मतलब मीथेन और C2H4 मतलब इथाइलिन। जो ये ऑर्डर लिखा गया था उसमें CH4 और इथाइलिन को छोड़कर सभी कंपाउंड जो थे इस ऑर्डर में, इन दोनों कंपाउंड को छोड़कर सभी कंपाउंड जो थे वो क्या देते थे? H2 गैस विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ क्या देंगे? H2 गैस देंगे। अब यहां पर पूछा गया है कि ये बेंजोइक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया गया। इसका स्ट्रक्चर के साथ मैं लिखूंगा तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया गया। तो यहां गैस ए मिल रहा है, सल्फोनिक एसिड से कराया गया तो गैस बी मिल रहा है। व्हाट इज गैस ए एंड गैस बी? फर्स्ट ही पॉइंट दिया गया है, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड गिव्स सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को ये H+ देंगे। जैसे ही अपना H+ देगा, सुनना बेटा, जैसे ही अपना क्या देगा? H+ देगा, ये Na+ निकलेगा, यहां H आएगा। मतलब क्या मिलेगा? CO2 गैस मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 गैस। इस पॉइंट को अगर हम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चूंकि मोर एसिडिक है इसलिए अपना H+ इस O- को दिया, तो क्या बन जाएगा सर? HOC डबल बॉन्ड OH। क्योंकि ये तो O- था, इसको H+ दे दिया क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक था। कार्बोक्सिलिक एसिड देता है टेस्ट तो ये H+ इसको दे दिया। एक कार्बन पे 2 H, H2O निकलेगा। क्या बन जाएगा? यहां से H2O निकला और CO2 गैस मिलेगा। अच्छा, ये CO2 कहां से आया है? इस कार्बन से आया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का? आप बोलो सोडियम बाइकार्बोनेट से आया है, क्योंकि यही तो प्रोटोनेट होकर कार्बोनिक एसिड दिया है। भाई इसको H+ ये दिया तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वही कार्बोनिक बन रहा है और वही CO2 दे रहा है। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 मिला है। मतलब CO2 में कार्बन कौन सा आएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम बाइकार्बोनेट का? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सिमिलरली सल्फोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है तो ये भी H+ दे देगा इसको। ये भी क्या करेगा? H+ यहां से ले लेगा।
ये H+ लेगा, मतलब ये H+ इसको दे देगा, H+ दे देगा तो फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड, और यहां से H2 निकल जाएगा तो CO2, मतलब गैस A भी कहीं ना कहीं CO2 होगा और गैस B भी CO2 देगा, तो गैस A एंड B आर CO2, क्या होंगे, CO2 होंगे। एक पॉइंट क्या मिला बेटा कि कार्बन ऑफ CO2, ये CO2 का कार्बन कहां से आया है, ये एसिड से आया है या सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से। इस पॉइंट को भी ले लेते हैं, कार्बन ऑफ CO2 comes from sodium bicarbonate, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता था कि मान लो कि ये C14 है और ये C12 है, तो जो CO2 बनेगा वो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला, ये क्या होगा, C12 वाला होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था बेटा GOC। GOC कंप्लीटली यहां पर हम लोग फिनिश कर रहे हैं। असाइनमेंट आप लोग को मिल गए होंगे या मिल जाएंगे, आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें GOC के। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे उसका नाम होगा टॉटोमेरिन। याद है ना, आइसोमेरिन पढ़ते समय हमने बोला था कि GOC में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आइसोमेरिन का GOC के जस्ट बाद, जिसका नाम क्या होगा, टॉटोमेरिन। तो आप इसे नोट करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।